इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। खबरों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो आज की 4 वो कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है वो आपको बताते हैं। देखिए, आज राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है और बयान के क्या मायने हैं, इसे समझेंगे। और तेजस्वी के पास लालू वाले पावर को भी समझेंगे और समझेंगे कि कहां गई जगदानंद सिंह की कुर्सी। और इसके बाद फिर अपराधियों पर पोस्टर वॉर को भी हम लोग समझेंगे आगे। तो चलिए आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखिए बिहार की सियासत की 4 तस्वीरों से ही शुरुआत हम लोग करेंगे। शनिवार का दिन देखिए बिहार में सियासी हलचल का दिन रहा और पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। तो बिहार की सियासत में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस में जान फूंकने पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आए। और इसके बाद देखिए तीसरी तस्वीर आपको दिखाएं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के नेता एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन करके चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चौथी तस्वीर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में आज नीतीश कुमार बेगूसराय में रहे। अब देखिए बिहार की सियासत से जुड़ी हुई 2 और बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि आरजेडी खेमे से आई है। और एक तरफ देखिए आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संविधान संशोधन के जरिए वो सब पावर तेजस्वी यादव को भी दे दिया गया जो पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पास है। अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम और सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह ही अब वो भी अधिकृत हो गए हैं। जबकि दूसरी तस्वीर अब देखिए उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये तस्वीर जिसके मंच के पहली पंक्ति में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेम प्लेट की कुर्सी नहीं दिखी। अब इन दोनों तस्वीरों को भी समझेंगे, लेकिन पहले बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की हम लोग करने वाले हैं। देखिए बिहार दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताया और बिहार को पेपर लीक का सेंटर बता दिया, जिस पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने निशाना साधा। आरजेडी की बैसाखी के भरोसे चल रही कांग्रेस में जान फूंकने राहुल गांधी बिहार आए। बिहार की धरती पर पांव रखते ही राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ ही बिहार सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी और बिहार को पेपर लीक का सेंटर बता दिया। जाति जनगणना और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार में हुए जातीय सर्वे पर सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। बिहार की जातीय गणना को फर्जी बताने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल पर निशाना साधा। हम लोगों की सरकार ने कहा किया, राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब है। तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा इस बारे में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी खुद फर्जी हैं। उनको अपना जो सुबह तेजस्वी से होटल में मिले उसी से पूछ ले। जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान ने आरजेडी के साथ ही बिहार कांग्रेस के नेताओं के सामने भी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। इसको लेकर के इसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। उनके कहने का भाव कुछ और था। मतलब तो कांग्रेस मानती है कि बिहार में जाति गणना सही नहीं हुई। नहीं, कांग्रेस ये नहीं मानती कि जनगणना सही नहीं है। बिहार में जातीय गणना जब हुई तब खुद कांग्रेस और उसकी सहयोगी आरजेडी नीतीश सरकार में शामिल थी। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? और अगर जातीय गणना फर्जी है तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के सरकार में रहते ये बात क्यों नहीं कही? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब समझते हैं खबरों को। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल खड़ा किया है और उसे फर्जी बताया है। तो ऐसे में ये जानना राहुल गांधी के बयान के मायने को आपको समझाते हैं। उसके पहले बिहार में हुई जातीय गणना से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए बिहार में जातीय गणना का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, जिसमें सभी पार्टियों की सहमति थी, चाहे वो पक्ष की हो या फिर विपक्ष की।
और विधानमंडल में जातीय गणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव का सभी 9 दलों ने समर्थन किया था। 2 जून 2022 को नीतीश कैबिनेट ने बिहार में जातीय गणना कराने का फैसला लिया और कैबिनेट की मंजूरी मिली। तब बिहार में एनडीए सरकार थी, यानी नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे। अब 2 अक्टूबर 2023 को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। मतलब ये कि जब जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए तब बिहार में महागठबंधन की सरकार, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस उसमें शामिल थी। यानी कि आज जो राहुल गांधी बिहार में जातीय गणना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। जातीय गणना के आंकड़ों को जारी करें और आंकड़े जारी होने के बाद देखिए जमकर सियासत भी हुई। आरजेडी के नेताओं ने जोर शोर से जातीय गणना का श्रेय तेजस्वी यादव को दिया। अब तक बिहार कांग्रेस के नेता भी जातीय गणना पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब जबकि राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी करार दिया है, फेक बता दिया है, तो ऐसे में राहुल गांधी के बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी ने पहले बिहार की जातीय गणना को फर्जी क्यों नहीं कहा और क्या आरजेडी के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करेंगे? अब ऐसे में यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को आखिर फर्जी क्यों कहा, आखिर फेक क्यों बताया। तो आइए उसको भी समझते हैं। देखिए, दरअसल नीतीश कुमार के शासनकाल में जातीय गणना कराई गई। जेडीयू नेता इसे नीतीश की उपलब्धि बताते हैं और नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं। मतलब ये कि राहुल गांधी के लिए फिलहाल यहां पर कोई स्कोप नहीं है। और आपको ये बता दें कि राहुल गांधी जातीय जनगणना की राजनीति करते हैं। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की बात कहते रहे हैं राहुल गांधी, कई बार उन्होंने कहा है। लेकिन बिहार की जातीय गणना का नीतीश के बाद तेजस्वी क्रेडिट लेते रहे हैं। अब जब तक राहुल गांधी बिहार की जातीय गणना को फर्जी नहीं बताएंगे, तब तक वो ठीक से जातीय गणना की क्रेडिट पॉलिटिक्स में पीछे छूट जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा आप खेल समझ सकते हैं, उनके बयान के मायने भी आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना में हुई आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया। पार्टी संविधान में संशोधन करके सर्वसम्मति से लालू प्रसाद के बराबर तेजस्वी यादव को अधिकार दे दिया गया। अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम और सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह अधिकृत हो गए हैं। आरजेडी का सबसे बड़ा पावर अब तेजस्वी के पास। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा बदलाव हुआ है। पटना के होटल मौर्या में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। हर तरह के निर्णय लेने के लिए तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के अंदर ही ताकत निहित किए गए। पार्टी के संविधान में संशोधन करते हुए तेजस्वी यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बराबर अधिकार दे दिया गया। सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव के मुताबिक अब तेजस्वी यादव पार्टी के नाम, कार्यक्रम और सिंबल पर फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद की तरह अधिकृत हो गए हैं। प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को समान रूप से अधिकार दिया गया। जो भी फैसले होंगे यही दोनों आदमी मिलकर करेंगे। आरजेडी के अंदर हुए इस बदलाव को आरजेडी के नेता 2025 में सत्ता परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। और वो संदेश है कि बिहार में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, 25 में सरोकार परिवर्तन होगा। वहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद तेजस्वी यादव का मानना है कि उनके पास बिहार को आगे ले जाने का ब्लूप्रिंट है। पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। आरजेडी में तेजस्वी को पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बराबर पावर मिलने से पार्टी के कई नेता उत्साहित हैं और तेजस्वी में 2025 से आगे का भविष्य देख रहे हैं। ये अलग बात है कि 2020 में भी तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। भले ही आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव को आज पार्टी में बड़े फैसले लेने का पावर मिल गया हो, लेकिन कार्यकर्ता तो पहले से ही उन्हीं के इशारों पर काम करते रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद के बराबर अधिकार देने से पार्टी के नेता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और इस परिवर्तन को 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार परिवर्तन के तौर पर बता रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद वाला पावर मिलने के
मायने क्या है उसको समझाएं, उसके पहले ये जान लेते हैं कि जिन चुनावों में तेजस्वी यादव ने एक तरह से पार्टी और गठबंधन का नेतृत्व किया, उसमें आरजेडी का रिजल्ट कैसा रहा। तो आपको बता दें कि 2015 में तेजस्वी यादव सक्रिय राजनीति में आए, पहली बार विधायक बने और पहली ही बार में डिप्टी सीएम बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय लालू प्रसाद अस्वस्थ रहे, इसकी वजह से चुनाव प्रचार का नेतृत्व एक तरह से तेजस्वी ने ही किया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली, तब तेजस्वी यादव पर खूब सवाल उठे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बाजी पलट दी और आरजेडी को बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। हालांकि 2020 वाला प्रदर्शन आरजेडी 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहरा नहीं पाया और पार्टी को महज 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन ये 4 सीटें 2019 के 0 सीट से तो फिर भी ज्यादा है। लेकिन 2024 में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ और इन चारों ही सीटों पर महागठबंधन को हार मिली और आरजेडी अपनी सभी सीटों पर हार गया। तो तेजस्वी को लालू वाले पावर के मायने क्या है, अब उसको समझते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के छोटे बेटे हैं, लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। अब देखिए, तेजस्वी ने 2020 में खुद को साबित किया, आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और तेजस्वी यादव अब तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब आधिकारिक रूप में उनको पावर मिल गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो तेजस्वी को फैसले लेने में अब आसानी होगी। पहले अप्रत्यक्ष रूप से वो ले रहे थे फैसले। पार्टी में कोई तेजस्वी को चुनौती अब दे नहीं पाएगा। परिवार पार्टी में कंफ्यूजन की भी अब गुंजाइश जो है वो खत्म हो चुकी है, चूंकि उनके पास ऑफिशियली पावर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह गायब रहे। यही नहीं, मंच पर पहली पंक्ति में जगदानंद सिंह के नेम प्लेट वाली कुर्सी भी नहीं दिखाई दी, जिसके बाद अब कयासबाजी का बाजार तेज हो चुका है। चुनावी साल है और सियासी दल सियासी बैठकों में जुट गए हैं। पटना के होटल मौर्य में भी एक बड़ी राजनीतिक बैठक हुई। ये बैठक है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। अब बैठक शुरू होने के पहले की एक तस्वीर देखिए, जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में खूब जोर शोर से हो रही है। मंच पर पहली लाइन में जो कुर्सियां लगाई गई हैं, उनमें बीच में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की कुर्सी है। लालू प्रसाद के दाहिनी तरफ राबड़ी देवी की कुर्सी है। उनके बगल में शिवानंद तिवारी का नेम प्लेट है। उनके बगल में तेज प्रताप यादव की कुर्सी है। उनके बगल में प्रेमचंद्र गुप्ता की कुर्सी है और उनके बगल में अवध बिहारी चौधरी, फिर मंगनी लाल मंडल, उसके बाद रामचंद्र पूर्वे और आखिरी कुर्सी अशोक सिंह के नेम प्लेट की है। लालू प्रसाद के बाईं तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी की कुर्सी है। उसके बाद की कुर्सी पर तेजस्वी यादव का नेम प्लेट है। फिर अभय कुशवाहा, उसके बाद शिवचंद्र राम और उनके बगल में 2024 में आरजेडी ज्वाइन करने वाले महबूब अली कैसर के नेम प्लेट वाली कुर्सी है। लेकिन इन सब कुर्सियों के बीच आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाम की कुर्सी कहीं नहीं दिखी। कुर्सी गायब हुई तो जगदानंद सिंह भी कार्यक्रम से गायब रहे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में न तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहुंचे, न ही उनके सांसद बेटे सुधाकर सिंह। अब विरोधी तंज कसते हुए सवाल पूछ रहे हैं। राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहला रो में उनका कुर्सी भी नहीं था। हमें तो लगता है कि जो बचा है सम्मान, समाज का जो सम्मान बचा है, उसको बचा के रखें। चुनावी साल में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंच से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का गायब रहना और खुद प्रदेश अध्यक्ष का शामिल न होना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल है, क्या आरजेडी के राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज हैं जगदानंद सिंह? क्या जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है? अगर नहीं, तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों नहीं आए जगदानंद सिंह?
और अगर जगदानंद सिंह ने रिजाइन कर ही दिया है तो जगदानंद सिंह की जगह पर कौन होगा आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह नहीं दिखाई दिए और आगे की फ्रंट लाइन में जो कुर्सी लगी हुई थी उस पर कहीं नाम भी नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से अब कई तरीके के सवाल खड़े होने लग रहे हैं। तो आइए इसी खबर को समझते हैं, आखिर कहां गई जगदानंद सिंह की कुर्सी। जगदानंद सिंह देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जगदानंद सिंह आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह आरजेडी से सांसद हैं। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह रामगढ़ से आरजेडी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन उपचुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह रामगढ़ से चुनाव हार गए। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का चुनाव हार जाना विरोधियों के लिए तंज कसने का एक बहुत ही अच्छा अवसर दे गया और इस उपचुनाव के बाद में से ही जगदानंद सिंह सार्वजनिक तौर पर कम दिखाई देने लगे। जगदानंद सिंह को लेकर के कई तरीके की कयासबाजी भी चल रही है। शनिवार को आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जगदानंद सिंह को मंच पर पहली पंक्ति में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन मंच पर लगी कुर्सियों में जगदानंद सिंह के नाम की कुर्सी दिखाई नहीं दी। इसी को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के जो नेता हैं वो लगातार तंज कस रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी आगे नहीं लग रही है, कहीं वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और बहुत दिनों से वो दरअसल चर्चा में भी नहीं दिख रहे हैं। और इसी वजह से कई तरीके के सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं और कयासबाजी का दौर जो है ये भी जारी है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जगदानंद सिंह कहां है, उनकी कुर्सी कहां गई। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार भर में प्रगति यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज बेगूसराय में विकास योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय में विकास योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान सीएम ने बेगूसराय के लिए करीब 600 करोड़ की 641 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान, 2 तालाब, पानी की टंकी, कई सड़क, टी पॉइंट से रिंग बांध और मंझौल में अस्पताल का उद्घाटन किया। चकिया से लखमीनिया तक 38 किलोमीटर का 4 लेन बाईपास का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। वहीं तेघड़ा मुबारकपुर पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण भी किया जाएगा। जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर बखरी से बहादुरपुर बॉर्डर तक नए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांवर झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही मिथिला हाट की तर्ज पर सिमरिया घाट और कल्पवास क्षेत्र के दूसरे चरण का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बेगूसराय के साम्हो में डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। हम स्वयं सहायता समूह का विस्तार किए सर, समझे, बहुत कम था, देश में और जगह था, तो हमने जब शुरू किया 6 अब बताइए कितना बड़ा है, लोन दे करके हम शुरू कराए, नाम दे दिया तभी हम जैविक खाद सब महिला जीविका दीदी है, केंद्र वाला भी आया तो खिलाते था, लेकिन आया देखा कि बड़ा अच्छा बना है तो हमसे पूछा कहा जीविका नाम लिया। बेगूसराय में विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ जिले में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने के साथ ही विकास योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। बेगूसराय से न्यूज 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।